हेलो बच्चों, राजीव गांधी फाउंडेशन की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हमारे सीरीज जो हम चला रहे हैं सद्भावना विद नेचर, उसका एक और सेशन है अश्विनी जी के साथ। जैसा आप जानते हैं, हर ट्यूसडे आप अश्विनी सर से मिलते हैं। वो आपको बहुत ही मजेदार चीजें बताते हैं, अलग अलग तरह की साइंस से जुड़ी हुई। तो आज हम उनके साथ सेशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि हमारा ये जो सीरीज है सद्भावना विद नेचर, प्रकृति के साथ में सद्भावना, और उसके तहत हम बहुत तरह के इवेंट्स और कॉम्पिटिशन वगैरह करने वाले हैं। 19 से हमारा एक स्पीच कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है। 19 पे हम एक छोटा सा सेशन करेंगे आपको समझाने के लिए कि वो कॉम्पिटिशन क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, और आप उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसमें ज़रूर उसका हिस्सा बनेगा, और उसके लिए कैश प्राइजेस भी हैं। वो हमारे मंथली कॉम्पिटिशन का हिस्सा है, मंथली चैलेंज का। इस तरह से हर मंथ हम एक चैलेंज आपको देंगे, बड़ा चैलेंज। उसके अलावा हम आपको छोटे छोटे चैलेंजेस भी देंगे। पिछली बार संडे को मैंने आपको एक छोटा सा चैलेंज दिया था, जो बच्चों ने मिस कर दिया उनके लिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अभी उसके लिए टाइम है कि भारत की किसी भी भाषा में फिल्मों में संगीत देने वाली 10 महिलाओं की लिस्ट बनानी है आपको रिसर्च करके, और एक आर्टिकल लिखना है उनके ऊपर, जिसमें आप उनकी फोटो, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी और उनके बारे में उनकी फिल्मों के बारे में लिख सकते हैं। जिसका आर्टिकल सबसे अच्छा होगा उससे पॉइंट्स मिलेंगे, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और वो हमारी वेबसाइट पे पब्लिश होगा। और इसके लिए कोई भी उम्र की सीमा नहीं है। हम एक से ज़्यादा लोग को भी पब्लिश कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका आर्टिकल कितना अच्छा है। तो इसलिए उम्र की कोई सीमा नहीं है, आप किसी भी आयु के हों, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका खुला स्वागत है। तो वो हमारा मिनी चैलेंज है। उसके अलावा हमने जैसे बताया मंथली चैलेंजेस हैं, जिनमें हम स्पीच कॉम्पिटिशन करने वाले हैं इस महीने। और इसके अलावा हमारा एक सद्भावना सुपरस्टार मेगा चैलेंज है, जिसमें कि आपको इस पूरे सप्ताह के दौरान, इन पूरे 76 डेज में, आप जितने भी चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे और जितनी भी एंट्रीज भेजेंगे, जैसे आप में से कुछ बच्चे ऑलरेडी हमें एंट्रीज भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच। हमें आपकी एंट्रीज मिल रही है और वो आपके पॉइंट्स में जुड़ रहा है। तो आप जितनी ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, आपको उतनी ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, और लास्ट में जिन बच्चों के सबसे हाई पॉइंट्स होंगे, हम उन्हें प्राइज देंगे। तो उसके लिए भी तैयार रहिए। आप हमारे इन सेशंस को एंजॉय करते रहिए। अश्विनी जी कुछ बोलना चाहते हैं? मुझे आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, मुझे नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही। हमको तो आ रही है। मतलब जो आप बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा, गीता जी आपको आ रही है? अच्छा विभूति ठीक है, आपको सुनाई दे रहा है? मुझे सुनाई दे रहा है। आ रही है पूरी क्लियर? हाँ, क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। हाँ, थोड़ी सी। चलिए बोलिए, फिर बोलिए। अभी साफ है? और बोलो अंकुश। इज इट बेटर नाउ? मुझे तो सुनाई दे रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। आई मीन वी कैन कीप रिपीटिंग दीज थिंग्स एवरी डे। तो अब मैं आपको ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा। मुझे लगता है आपको अब अश्विनी सर से मिलने का मौका मिलना चाहिए। आज अश्विनी सर एक और बहुत ही रोमांचक सा सेशन लेके आए आपके लिए। आई होप आप उससे बहुत एंजॉय करें और आप उसमें बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, जैसा आप हमेशा करते हैं। सो हैव फन, ऑल द बेस्ट। आज जो है हम एक नए विषय पे बात करेंगे। पिछली बार हमने कोरल्स पे बात करी थी, तो आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी वर्षा वन। वर्षा वनों के ऊपर हम बात करेंगे। इससे रिलेटेड हम थोड़ी जानकारी देंगे आपको। पहले इससे रिलेटेड आज हम थोड़ा सा हिस्ट्री में भी जाएंगे, थोड़ा ज्योग्राफी भी देखेंगे और जानवरों के बारे में जानेंगे। वर्षा वनों के बारे में पहले समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सब जान रहे हैं कि भाई वर्षा वन नष्ट हो रहे हैं, काट रहे हैं, उससे ये नुकसान हो रहा है, सब एक ही बात बताते हैं ना। और मैं आपको पहले वर्षा वन के बारे में बताना चाहता हूं, ताकि आपको उससे प्यार हो जाए, आप समझ सकें कि वर्षा वन है क्या। क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं वर्षा वन होते क्या है, उसमें कितना क्या कुछ है, तब तक हम उससे प्यार नहीं कर पाएंगे। और जिस चीज से हम प्यार नहीं करेंगे उसको हम संभालेंगे नहीं। तो हमें इससे पहले प्यार करना सीखना है। तो हम पहले वर्षा वनों की बात करेंगे आज। तो हम चलते हैं आज जंगल में। ये बहुत बड़े जंगल हैं, बहुत सुंदर हैं और उतने ही खतरनाक भी हैं। अगर आप इसमें खो जाएं तो बहुत मुश्किल होता है निकलना यहाँ से, है ना। क्योंकि सारा रास्ता एकदम पूरा, अभी हम जैसे जैसे देखेंगे आप समझेंगे कि कितना घना और कितना मुश्किल है इसके अंदर से अगर कोई आदमी रास्ता भटक जाए तो यहाँ से निकलना। और यहाँ पे कैसे खतरनाक प्राणी भी हैं, सब कुछ है। तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम देखें वर्षा वन होते क्या है, हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे
कि समझे वर्षावन चीज क्या है। एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं आपको। आपने देखा कितना खूबसूरत है, नहीं? कितना बेहतरीन, मतलब इंसान कभी कल्पना नहीं कर सकता कि इतनी खूबसूरत चीज दुनिया में है जो अपने आप कुदरत ने अपने आप को डिजाइन किया है ना। तो आज हम इसी जंगल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि पूरी पृथ्वी को अगर हम बायोम्स बोलते हैं, बायोम्स मतलब एक तरीके के जानवर, एक तरीके की प्राणी, एक तरीके के पर्यावरण जब एक जगह होता है तो उसको हम बायोम्स बोलते हैं इंग्लिश में, है। तो ये बायोम्स जो है कई तरीके के हैं, जैसे कि सबसे उत्तर में टुंड्रा बोलते हैं, उसके नीचे टियागा बोलते हैं, उसके बाद फिर टेम्परेट फॉरेस्ट आ जाता है, फिर रेगिस्तान आ जाते हैं, फिर मैदान आ जाते हैं, घास के मैदान, फिर हमारे जो जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आ जाते हैं। तो ये बायोम्स है, पृथ्वी को मौसम के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से और उनके प्राणियों के हिसाब से, वहां पे पेड़ पौधों के हिसाब से उन्हें भाग में बांट दिया इंसान ने कि ये इस लेयर को इस बायोम में माना जाएगा। तो आज हम जिस बायोम की बात कर रहे हैं वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, आज हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किसको कहा जाएगा, है ना। उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि जो उसके जिसको हम कहें कि भाई ये वर्षावन है, ये वर्षावन कहा जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रॉपिक का एरिया यानी इक्वेटर, जो भूमध्य रेखा है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। भूमध्य रेखा जो है, जैसे ये बीच में भूमध्य रेखा है और ये जो ऊपर जो हमारी पी लाल ऑरेंज वाली पट्टी है, ये पूरा ट्रॉपिकल एरिया है। इक्वेटर यानी 22.5 डिग्री नॉर्थ और 22.5 डिग्री साउथ, ये जो है इक्वेटर के, इसको हम ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होने के लिए आपको वो जंगल इस एरिया में होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, उस जंगल में कम से कम 80 से लेके 200 सेंटीमीटर तक बारिश एक साल में हो जानी चाहिए, है ना। और लगभग रोज होनी चाहिए, लगभग रोज बारिश होती है इस जंगल में। और यहाँ पे बहुत तरीके की बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब बोलेंगे कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में, एक छोटे से एरिया के अंदर कितने तरीके के जानवर प्राणी रहते हैं, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी।
और ये माना जाता है कि ये जो अमेजन जंगल है या जो पर्यावरण है रेन फॉरेस्ट का, इसमें दुनिया के लगभग आधे प्राणी इसी पर्यावरण में रहते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो पर्यावरण हमने देखा कि इसके लिए रेन फॉरेस्ट में कहेंगे किसको? अगर आपसे कोई पूछे, आपकी टीचर आपसे पूछने लगे कि भाई रेन फॉरेस्ट या वर्षावन किसको कहेंगे, तो आप बताएंगे कि ट्रॉपिकल एरिया में होता है, जो भूमध्य रेखा से 22 डिग्री नॉर्थ 22 डिग्री साउथ के बीच में होता है, और यहाँ पे रोज बारिश होती है, साल भर बारिश होती है, और 200 सेंटीमीटर तक बारिश साल में हो जाती है। ये इसके मेन फीचर्स हो गए। और ये अब कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो हमने बताया इस एरिया में कौन कौन से देश हैं, क्योंकि आप इस पट्टी में बहुत सारे देश देख रहे हैं, पर असली में सारे में रेन फॉरेस्ट नहीं है, इस एरिया के अंदर होते हैं। तो ये बड़े लिमिटेड देशों में है। तो मैं आपको नाम बता रहा हूं, देखिए ये मेरा एरो दिखता है, विभूति मेरा एरो दिखता है ना? हाँ देखो ये बेटा, ये ब्राजील है, ये ब्राजील सबसे बड़ा देश जो है ब्राजील है, जिसमें अमेजन जंगल है। ये बोलीविया है, ये हमारा पेरू है, फिर ये इक्वाडोर है, ये कोलंबिया है, ये वेनेजुएला है, यहाँ पे फ्रेंच गयाना है और सूरीनाम है। ये 3 देश, 9 देश हैं जिसमें अमेजन का जंगल है। उसके बाद अगर हम अफ्रीका में आए, मैंने बोला था थोड़ा ज्योग्राफी देखेंगे, तो आप समझ लीजिए, याद करते जाइए, अमेजन जंगल 9 देशों से घिरा हुआ है। अब हम आते हैं अफ्रीका में, थोड़ा ईस्ट की तरफ चलते हैं, तो ये है कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसके बाद है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, ये कॉन्गो, ये गैबून, ये सिर्फ इतने से देश, इसमें ये वर्षावन मिलता है। और उसके बाद ये इंडोनेशिया, मलेशिया और ये पपुआ न्यू गिनी, इन देशों में ये वर्षावन मिलते हैं। ठीक है। अब आप कहेंगे सर हमारे देश भी तो आ रहा उसी पट्टी में, और हमारा देश क्यों नहीं है? तो हमारे देश में वर्षावन नहीं है, हमारे देश में दूसरा है। देखिए मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। ये मॉनसून फॉरेस्ट जो है, इसको हम 3 मेजर हिस्सों में बांट देते हैं, है ना? ये नहीं है कि सिर्फ वर्षावन जो है यही बड़े बड़े पेड़ ही हैं। वर्षावन 3 तरीके के हैं। एक तो है मॉनसून वाला फॉरेस्ट, एक तो हमने जो देख लिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, एक मॉनसून वाला फॉरेस्ट है, एक मैंग्रोव वाला फॉरेस्ट है, और एक टेम्परेट रेन फॉरेस्ट भी है। तो ये देखिए जिसके आज हम बात कर रहे हैं, ये जो पिंक कलर में है, ये वाला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसके अलावा देखिए मॉनसून रेन फॉरेस्ट की भी मैंने बात करी। मॉनसून वाले में क्या होता है, वो साल भर बारिश नहीं होती उसमें, वो रेन फॉरेस्ट है और उसमें सिर्फ मॉनसून के टाइम पे बारिश होगी, बाकी उसमें एक टाइम सूखा भी आएगा। जैसे हमारे देश में जब मॉनसून आता है तो खूब बारिश होती है, बाकी टाइम सूखा रहता है। और जब सूखे का टाइम आता है उस समय में हमारे देश में पतझड़ होता है, पत्ते झाड़ देते हैं और इसमें एक सूखा सीजन आता है। पर जब बारिश होती है तो खूब बारिश होती है। और ये फर्क है मॉनसून रेन फॉरेस्ट में और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, समझते जाइए। अब हम दूसरा जो प्रकार है मैनग्रोव्स बोलते हैं इसको, मैनग्रोव्स। पता नहीं आप में से कितनों ने इसको देखा है, बहुत खूबसूरत होता है। ये इसकी बहुत कमाल का, मैं इसके बारे में आप थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि ये नमक वाले पानी में, समुद्र के खारे पानी में रहता है। ठीक है। और ये देखिए कैसे इसकी जड़ जमीन से ऊपर होती है, आधी नीचे होती है आधी ऊपर होती है। क्यों ऊपर होती है? आप में से कोई आंसर दे सकता है तो दे हाथ खड़ा करके, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। और ये देखिए आप इस चीज को देख रहे हैं इस नक्शे में, ये सिर्फ समुद्र जमीन के किनारे पे, जहां समुद्र टच हो रहा है वहीं पे होता है, जमीन के अंदर नहीं होता। जमीन जहां पे समुद्र से टच होती है वहीं पे मिलता है। इसकी बड़ी खासियत है क्योंकि ये बहुत ज्यादा खारा पानी को भी इससे कोई नुकसान नहीं होता इसको, है ना। और इसमें अगर 2 बार टाइड आते हैं, सुबह भी शाम, सुबह भी इसमें भाटा आता है, पानी चढ़ता है, शाम को भी पानी ऊपर चढ़ जाता है, पानी ऊपर तक चढ़ जाता है। आपने देखा ये पेड़ों में, ये देखिए पानी का निशान कहां तक है, यहाँ तक पानी का निशान है। इतना पानी रोज चढ़ जाता है, रोज उतर जाता है। सुबह चढ़ेगा उतर जाएगा, दोपहर में आप जाओ समुद्र के अंदर, आप काफी दूर तक चले जा सकते हो, और शाम को जब आप घूम रहे होगे समुद्र के बीच में, एकदम पानी बढ़ना शुरू होगा, फिर आप भागो वापस, नहीं तो पानी आपको पकड़ लेगा। और ये बढ़ता चला जाता है, फिर ऊंचा हो जाएगा, फिर सुबह होते होते फिर चला जाएगा। ये क्यों होता है? ये इसके पीछे भी एक साइंस है ना। ज्वार भाटा, सूरज, चांद और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की पुल
जो खिंचाव है उसकी वजह से होता है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। और ये जो है इसकी एक बात यह है कि ये जहां पे जमीन मिलती है वहीं पे होता है, ठीक है। और ये क्योंकि नमक के पानी में रहता है, तो नमक के पानी में से तो कोई भी नहीं सरवाइव कर सकता। पिछली बार मुझे याद आ रहा है एक बच्चे ने पूछा था, और मेरे ख्याल उस लड़की का नाम मुझे भूल गया, वो पूछ रही थी कि सर ये जो कोरल्स पानी में रहते हैं ये मर नहीं जाते? जो पौधे जमीन के ऊपर होते हैं अगर उन्हें पानी ज्यादा दे देते वो मर जाते हैं। तो पहली बात तो उसमें यह थी कि वो कोरल प्लांट होते ही नहीं है, कोरल तो एक तरीके का एनिमल है। दूसरी बात, वहां पे जो घास होती है पानी के नीचे वो मरती नहीं है, क्योंकि वो पानी के नीचे रहने वाली है। और ये मैंग्रोव जो है ये भी ऐसे पौधे हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, इनकी जड़ें सालों पूरे साल पानी के अंदर रहती है। और इसकी खासियत क्या है कि 90% सॉल्ट पानी के अंदर से, जितना अब पानी के अंदर नमक है तो नमक वाला पानी खींच रही है, तो क्या करे, उस नमक से तो मर जाएगी, पौधा मर जाएगा। तो इसके अंदर कुदरत ने कमाल की खूबी दी है कि इसके पत्ते देखो कैसे नमक को अपने अंदर से बाहर निकाल देते हैं, पानी लेते हैं उसमें से नमक बाहर निकाल देते हैं। और बड़ी कमाल की बात है कि जब ये, अगर आप इस पत्ते को चाट के देखेंगे तो आपको नमक लगेगा। कभी जाना कोरल देखने समुद्र किनारे, और कभी पत्ते को ऐसे लगाना हल्का सा, मतलब बोलना सर ने बोला ये मत बोलना, खाने लगना, सिर्फ जरा सा जीभ लगा के देखना, क्योंकि इसमें और भी टॉक्सिक चीजें होती हैं, है ना। तो और ये देखो, ये जब और इसकी खासियत क्या है, जब ये पत्ते में नमक ज्यादा हो जाता है ना, तो ये बड़ा सेक्रीफाइस वाला पत्ता है। देखो इसके अंदर एक कमाल की चीजें मैं आपको आगे दिखाऊंगा। देखो अब इसकी एक खासियत और है कि जितने भी ये कोरल्स, मैंग्रोव्स और समुद्र की घास, ये सारे बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं। अगर ये एक दूसरे साथ एक साथ मिलके ना रहें, एक दूसरे के साथ एक साथ इनका तालमेल ना हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये बड़ी तालमेल की बात है, कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं। देखिए ये मैंग्रोव मैंने पिछली बार ही बताया था, जो नदी से और जमीन से मिट्टी बह के आती है उसको ये रोक देता है, कुछ ये रोक देता है। इससे आगे जाती है तो समुद्र में घास होती है, वो उस मिट्टी को रोक देती है। और जब उससे भी आगे लगभग खत्म हो जाती है वहां तक, और सिर्फ साफ पानी समुद्र के अंदर जाता है, तो कोरल को कुछ नहीं होता। क्यों? अगर कोरल में वो मिट्टी चले गई तो हमने देखा था कि वो घुट के मर जाएगा। और कोरल क्या करता है इनके लिए? वो इनके लिए बड़ी अच्छी बात करता है, वो इनको वो इनको रक्षा देता है, इनको जगह देता है कहाँ पे रहना है, इनके लिए मिट्टी तैयार करके देता है, और ये वहां पे रहते हैं। तो ये दोनों आपस में कैसे मिलके रहते हैं देखिए। और ये कोरल्स जो हैं, ये मैंग्रोव जो हैं, ये नर्सरी है। नर्सरी समझते हैं? जहाँ पे छोटे पौधे लगाते हैं हम लोग, या हमारे छोटे बच्चे नर्सरी स्कूल में जाते हैं, तो वहां पे उनको पहले तैयार किया जाता है कि भाई वहां बड़े जाने के लिए तैयार हो जाए। उसी तरह से ये जो है एक नर्सरी है। यहाँ पे सारे तरीके की मछलियां, यहाँ तक कि खतरनाक खतरनाक मछलियां, शार्क, बैराकूडा, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, वो इसी जंगल में रहती हैं। और कैसी नर्सरी है, एक वीडियो दिखाता हूं आपको मैं कि नर्सरी में देखिए कैसे शार्क सब घूम रही हैं, बच्चे हैं सब, बड़ा कोई नहीं है। देखिए, हाँ देखिए।
आपने देखा कैसी नर्सरी थी। अब मैंने इसे बताया था आपको, देखिए ये नर्सरी में हर एक तरीके की मछलियां पैदा होती हैं, है ना। जितनी मछलियां पकड़ते हैं वो यहाँ पैदा होती हैं। इसमें खतरनाक खतरनाक मछलियां भी होती हैं, छोटी मछलियां, क्रैब, श्रिम्प, सब यहाँ पैदा होते हैं। और ये देखिए यहाँ पे बैराकुडा है, ये सारी मछलियां, शार्क जी, इतनी बड़ी बड़ी मछलियां यहाँ पैदा होती हैं, फिर बड़े होते होते फिर ये समुद्र में चले जाती हैं। और जो कुछ छोटी मछलियां हैं वो यही रह जाती हैं, वो यहीं रहती हैं, जाती नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कोरल तक जाती है। और देखिए इसमें कितने तरीके के प्राणी यहाँ पे रहते हैं, बैक्टीरिया से लेके बंगाल टाइगर तक यहाँ पे रहता है। आप सोच रहे हैं ना, जहाँ समुद्र का किनारा मिलता है ये वहां पे है। और ये देखिए डॉल्फिन है, प्रोकोस है, स्नेक्स है, क्रोकोडाइल है, टर्टल्स है, दुनिया भर के जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े इसमें रहते हैं। तो ये देखिए ये एक अजीब मछली है जो पेड़ों पे चढ़ती है। देखिए ये पानी के बाहर भी सांस ले सकती है। हम बोलते हैं मछली जल की रानी है, बाहर निकालो तो मर जाएगी, पर ये बाहर रह के भी जीती है, देखिए, है ना। और देखिए ये इसकी एक खासियत और है, ये क्या करता है, जो खारा पानी है उसको मीठे पानी से मिलने से रोकता है। कितना इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम मीठे पानी की हमारी दुनिया में कमी है, पीने वाले पानी की कमी है, लोग लड़ते हैं पानी के लिए, और यहाँ पे हम देखिए ये फिल्टर करता है समुद्र के अंदर से जितने भी नाइट्रेट्स और नमक और फॉस्फेट और इसके अंदर जो नदी से आते हैं समुद्र के अंदर, उनको ये साफ कर देता है, निकाल देता है। और क्या करता है, समुद्र के पानी को मीठे पानी से मिलने से रोक देता है। कितना इंपॉर्टेंट काम करता है, हमारे को खाना देता है। देखो कितने तरीके की मछलियां, केले इसी किनारे पे होते हैं, ये हमारे को यहाँ पे सब देता है। और यहाँ पे दवाइयां भी इसमें से बहुत सारी मिलती हैं, लकड़ियां मिलती हैं। और दूसरे तरीके का एक जंगल हो रहा है। अभी मैंने आपको एक जंगल, दो जंगल दिखा दिए। मैंने एक दिखाया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एक मैंने दिखा दिया आपको मैंग्रोव्स। एक दूसरे तरीके का एक और वर्षा वन है, इसको बोलते हैं टेम्परेट। पर ये आप पेड़ देख रहे हैं ये कैसे, आपने जरूर देखे होंगे पहाड़ों के ऊपर जो थोड़ा सा ठंडा इलाका होता है वहां पे होते हैं, है ना। ये आपको दुनिया में जहां हमारा ट्रॉपिकल एरिया खत्म हो जाता है उसके बाद का जंगल, यानी जो ट्रॉपिकल एरिया उसके ऊपर का जंगल और ट्रॉपिकल एरिया के नीचे का जंगल है, ये टेम्परेट है। इसके ऊपर फिर हम दूसरी बार बात करेंगे। अब ये हम देखेंगे कि ये रेन फॉरेस्ट के ऊपर हमें बात करना क्यों जरूरी है, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारे लिए क्यों जरूरी है रेन फॉरेस्ट, ये हमें क्या क्या देते हैं, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये समझना जरूरी है ना। तो रेन फॉरेस्ट जो है ये इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी एनिमल्स हमारी दुनिया में हैं उसमें से बहुत सारे 50% से ज्यादा इसी जंगल में रहते हैं, इन्हीं जगहों पे रहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। दूसरी बात, इसमें इतने पेड़ हैं कि ये हमारी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म कर देता है। साइंटिस्ट बताते हैं करीब 2 बिलियन मैट्रिक टन, 2 बिलियन, 1 लाख में 10 लाख का 1 मिलियन होता है, और ये बिलियन है, वो भी 2 बिलियन मैट्रिक टन है। उतना कार्बन डाइऑक्साइड को ये खत्म कर देता है, अपने अंदर सोख लेता है ना। और अगर हम एक पेड़ को काट देते हैं तो भी देखो सारी, इसलिए पेड़ काटना बड़ा खतरनाक भी है। अगर हम पेड़ काटते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो अपने अंदर लेता था ना वो छोड़ने लगता है, फिर उसको बाहर छोड़ता है। पर फिर भी देखो कुदरत का कितना अच्छा नियम है कि वो लेता ज्यादा है और हमें वापस में हमें कम वापस देता। अगर हम काट भी देते हैं वो सिर्फ 1.1 बिलियन, अगर हम सारे अमेज़न के पेड़ काट दें तो 1.1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया में आ जाएगी। पर अगर हम उतनों को छोड़ देते हैं तो वो 2.2 बिलियन टन मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड को हमारा खत्म कर देता है। तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा है कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो जितने भी हम गाड़ियों से धुआं चलाते हैं, फैक्ट्रियों से धुआं उठता है और दुनिया भर की आग लगने से होता है, उस सब को वो अपने अंदर ले लेता है, अपने अंदर सोख लेता है, हमारी दुनिया को फ्री कर देता है। और इसमें इतने प्राणी हैं, अभी तक साइंटिस्ट जो हैं वो कहते हैं हमें हर साल नए प्राणी मिलते जा रहे हैं, अभी तक इसको समझ ही नहीं पाए, इतने प्राणी है इसमें। और अभी तक उन्होंने 1.5 मिलियन प्राणियों को इन्होंने ढूंढ लिया है जो इसमें रहते हैं, जो कि पेड़ हैं, इंसेक्ट हैं, छोटे प्राणी हैं, सब इसमें रहते हैं। और बताते हैं कि कितना सुंदर है ये, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। और इसमें क्या है, दवाइयां। अभी तक हम साइंटिस्ट मानते हैं कि हमने 1% इस जंगल को स्टडी किया है, सिर्फ 1%। अगर 100 लड्डू आपके पास हैं उसमें से आप 1 लड्डू खाएं,
बस उतना ही आपने अभी 100 लड्डू 99 लड्डू खाएंगे तब पता चलेगा कितना इसके अंदर और कुछ है। जब एक लड्डू खाया अभी हमने 100 में से, और वो हमें बताते हैं कि हमें जितनी दुनिया में दवाइयां हैं उसमें से 1/3 दवाई इसी में से आती है, इसी जंगलों में से आती है। आपको पता है कुनीन एक दवाई है, कुनीन मलेरिया हो जाता है तो हम खाते हैं, कुनीन इससे बनती है। अभी हमारे देश में सारी दुनिया में कुनीन की बड़ी डिमांड हो रही है। कोरोना वायरस के लिए बोलते हैं भैया ये कुनीन से ये इसका वायरस थोड़ा सा मर जाता है, उसको हेल्प मिलती है मरीज को ठीक होने में, है वो इसी कुनीन से बनती है। और ये कुनीन कहाँ से आती है? इन वर्षावनों से आती है। और कैंसर की हमारे को अभी तक 3000 पेड़ों का पता है जो कैंसर से लड़ने में हमारी मदद कर सकते हैं। उसमें से 70% पेड़ इसी जंगल में है। ये कितने इंपॉर्टेंट हो गए, है ना? और हम हर साल कितने कैंसर से लोग मरते, और 70% पेड़ कैंसर से लड़ने वाली दवाइयों के इसी जंगल से हमें मिलते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये हमारे को लकड़ी देते हैं। अगर हम तमीज से आराम से एकदम काटना ना शुरू करें, लोग पहले भी यूज करते थे, आराम से थोड़ा जितना चाहिए उतना ले लिया, है ना? ये नहीं कि पूरा जंगल काट के ले जाएं। तो हमारे को खाना देते हैं, लकड़ी देते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे को देते हैं। और ये बहुत एक जरूरी काम करते हैं, हमारी दुनिया का जो मौसम है ना उसको रेगुलेट करते हैं। कितनी अद्भुत बात है। कैसे करते हैं? देखिए मैंने आपको बताया था जो मॉनसून वाला वर्षावन है उसमें बारिश साल में सिर्फ मॉनसून के सीजन में होती है, पर इस जंगलों में साल भर बारिश होती है। वो कैसे होती है? ये अपने आप अपने लिए बारिश तैयार करता है ना? ये क्या करते हैं, जमीन में से पानी लेते हैं और हवा में छोड़ देते हैं भाप की तरह से। अब वो भाप ऊपर जाके, जैसे भाप आप देख रहे हैं इस फोटो में, भाप ऊपर जाती है, बादल बन जाती है, और बादल बन के फिर इन्हीं वर्षों में इन्हीं जंगलों में फिर बरस जाती है। तो जब ये ऐसा साइकिल होता है तो पृथ्वी का मौसम ठंडा होने लगता है, मौसम को रेगुलेट करती है कि ज्यादा गर्म ना हो जाए। ये इसलिए बहुत जरूरी है। अगर ये कट जाएंगे तो हमारे पृथ्वी का मौसम रेगुलेट करने वाला कोई नहीं होगा। रेगुलेट मतलब जैसे हम पंखे की स्पीड कम करना ज्यादा करना करते हैं, उसी तरह से ये एक तरह से रेगुलेटर हैं पृथ्वी के, जो पृथ्वी का टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। और हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। अब तक हमने ज्योग्राफी देखी, अब हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे कि वर्षावन में हिस्ट्री भी जुड़ी हुई है ना? मैं देख रहा था जब इसके बारे में, तो मैंने कहा कि जंगल शुरू से ही जंगल थे क्या, यहाँ पे कुछ कोई रहा नहीं क्या? तो मेरे को एकदम ध्यान आया कि इस जगह पे, जैसे अभी अगर आप जंगलों में जाएंगे तो यहाँ पे कई आदिवासी जातियां हैं जो इन जंगलों में रहती हैं अभी भी, और कईयों ने तो अभी तक कपड़े पहनना भी नहीं सीखा। ऐसे हैं, शिकार करते हैं, सिर्फ जंगलों में रहते हैं, अपने आप जंगल में वही जंगल से खाते हैं, कुछ बोते भी नहीं है, जंगल से ही शिकार करते हैं, जंगल से ही फल फूल खाते हैं, वहीं रहते हैं। पर पुराने जमाने में, पुराने इतिहास में यहाँ पे बड़ी बड़ी सभ्यताएं हुई हैं, जैसे माया सभ्यता हुई है, इनका सभ्यता हुई है, और एज़टेक सभ्यता हुई है। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि छोटे बच्चे हैं, सब उनको समझ ही नहीं आएगा कि माया इनका कौन थे, एज़टेक कौन थे। पर आपको एक चीज समझना जरूरी है कि जो समस्याएं, ये सभ्यताएं खत्म क्यों हुई, बस इतना समझ लीजिए तो आपके लिए आधा काम हो जाएगा। ये सभ्यताएं खत्म होने का मेन कारण था कि इन्होंने इन जंगलों की कदर नहीं करी, ज्यादातर ने, है ना? और इन्होंने, इनकी जनसंख्या बहुत बढ़ गई, इन्होंने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया और आपस में लड़ने लगे और ये बर्बाद हो गए। ये देखिए, ये जो है ये माया सभ्यता की बात है। ये माया लोग उस जमाने में ऐसे होते थे, और ये इन्होंने जंगलों के बीच में बड़े बड़े पिरामिड बनाए हैं। हम गीजा का पिरामिड, इजिप्ट के पिरामिड की बात करते हैं ना, ये पिरामिड इन्होंने वहां पे भी बनाए। ग्वाटेमाला में ये जगह है, मैं आपको दिखाऊंगा नक्शे में कहाँ है ग्वाटेमाला। और इसके पीछे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जो इतिहास है, कहानी नहीं है, कि ये क्यों खत्म हुआ। ये राज बहुत विकसित हो गया, और दो राजा, दो तरीके के, जैसे अभी बोलेंगे इंडिया पाकिस्तान, है ना, इसी तरह से वहां तकाल और चालकमुल दो ग्रुप बन गए हैं, और ये आपस में लड़ने लगे कि मैं बड़ा हूं, वो कहता मैं बड़ा हूं। अब आप देखिए कमाल की बात, ये पेड़ हजारों सालों से यहाँ हैं, ये कभी नहीं लड़े, ये प्राणी आपस में कभी नहीं लड़े, ये आराम से जी रहे हैं। और ये इंसान, ये सिर्फ 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में यहाँ आया, और इसने क्या कर दिया,
इसने सारे जंगल काटना शुरू कर दिया, इसने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। ये जो ढलान देख रहे हैं ना आप, ये किसी जमाने में खून से भरी रहती थी। ये एक दूसरे के ट्राइब को पकड़ के लाते थे, ऊपर लेके जाते थे और वहां उसको मार देते थे, बलि दे देते थे। एक दूसरे को मारते रहते थे, बलि दे के सोचते थे हमारा देवता खुश हो जाएगा और ये सभ्यता खत्म होगी। देखिए ये 200 ईस्वी ईसा के बाद से लेके एडी से लेके 900 एडी तक के बीच में ये बड़ा एकदम पीक पे आ गया, बड़ी इसकी वैभवशाली राज्य बन गया। पर 950 तक आते आते ये खत्म भी हो गया। 50 साल में 900 साल तक ये एकदम टॉप में था, है? और जैसे ही 900 के बाद, उस टाइम में हमारे देश में गुप्ता एम्पायर चल रहा था, मौर्यन एम्पायर चल रहा था, है ना, उस समय की बातें हैं ये। और ये 950 तक आते आते ये पूरा खत्म हो गया, लोग छोड़ के चले गए, खत्म हो गया, किसी को पता ही नहीं था। 1000 साल तक इसको पेड़ों ने घेर के रखा, ये जंगल मिला ही नहीं। जब आज से कोई 50-60 साल पहले एक घूमने गया आदमी, जंगल में घूमता घूमता जा रहा था, उसको मिला ये जंगल, तो उसने कहा, तब पता चला कि ये भी सभ्यता यहाँ है। देखिए, और ये देखिए कितने बड़े बड़े इन्होंने पिरामिड बनाए थे अपने लिए, यहाँ पे सिर्फ ये पूजा पाठ करने के लिए, राजाओं के लिए, और ऊपर से बलि देते थे लोगों की। ये जितने भी ढलाने हैं ये ऊपर से बलि देके उसको नीचे गिरा देते थे। ये सब देखिए, ये अब जंगल से घिरा हुआ है, किसी को नहीं पता था कि जंगल के बीच में ये ऐसी बड़ी सभ्यता भी है। देखिए इन लोगों ने जंगल को खत्म किया और ये खुद खत्म हो गए, जंगल फिर वापस आ गया, है ना। तो हमें प्रकृति से कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और ये देखिए ये लोग अभी हैं जिंदा, जो वहां के मूल निवासी हैं, ये वो माया लोग हैं। देखिए कैसे हैं, रेड इंडियंस की तरह कितने प्यारे हैं ये बच्चे, देखो। अब ये ग्वाटेमाला है कहाँ? आप देखिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में पतली सी पूंछ सी जुड़ी हुई है ना, उसमें कई छोटे छोटे देश हैं। यहां से ऊपर मैक्सिको है, ये पूरा मैक्सिको है, ये ग्वाटेमाला आ गया। इस ग्वाटेमाला में ये लिखा है तकाल नेशनल पार्क। इस जंगल के अंदर ये हमारे को मिला है ना। अगर यहाँ से नीचे जाएंगे तो ये एल सल्वाडोर, होंडुरास, और फिर इसके बाद हमारा पनामा, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हमारा ब्राजील, वेनेजुएला, ये सब शुरू हो जाएगा। दूसरी सभ्यता इसी वर्षावन में, इनका सिविलाइजेशन। इनका भी एक लोग थे। आपको एक इसकी मजेदार बात बता दूं कि जो आलू हम खाते हैं ना, आलू इन्होंने ढूंढा था। आलू हमारी दुनिया में था ही नहीं। आलू का आविष्कार जब तक स्पेनिश लोग यहाँ पे गए नहीं, उनको आलू के बारे में पता नहीं था। स्पेनिश लोग जब स्पेन से यहाँ पे गए, उन्होंने देखा बड़े पैसे वाले लोग हैं, इनके पास बहुत सोना था, बहुत सोना था, और ये लड़ना भी नहीं जानते थे। इनके पास हथियार, लकड़ी के हथियार होते थे बस, और वो बंदूकें लेके आए, इनको सबको खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, सिर्फ सोने के लिए, सोना लेने के लिए। और देखिए यहाँ से आलू इन्होंने ढूंढा था, आलू इनकी फसल थी, यहां से हमारे देश दुनिया में आलू पहुंचा। और ये देखिए एक जमाने में ये बहुत बड़ा, अमेरिका का सबसे बड़ा अगर राज्य माना जाए उस जमाने का, तो ये था इनकास का है। और ये जो शहर है ये बहुत ऊंचे पहाड़ पे है, इससे लोग देखने जाते हैं। इसको बोलते हैं माकू पिचू, अजीब सा नाम है ना, माकू पिचू। तो ये देखिए ये है। और इनकी आर्किटेक्चर गजब की थी। आर्किटेक्चर यानी घर बनाने का जो तरीका, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए ये कैसे बनाया, मुझे समझ नहीं आता, ये ब्लॉक्स कैसे बनाए होंगे। इसके अंदर इतना भी गैप नहीं है कि आप पेपर डाल सकें, पूरा पेपर इसके अंदर नहीं डाल सकते आप। ये ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कोई सीमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। कैसे नाप के बनाया, कैसे काट के बनाया, पता नहीं। और कहां से ये पत्थर उठा के इतने बड़े बड़े लेके आए। तो इसके पीछे भी वही एक कहानी बताई जाती है कि जब स्पेनिश लोग यहाँ आए तो उन्हें समझ नहीं आया कि इन लोगों में इतनी ताकत कहां से आई काम करने की, इतनी ताकत कहां से मिली इन्हें, कार्बोहाइड्रेट कहां से मिला। तो इनको वही सीक्रेट वही पता चला, आलू से इन्हें कार्बोहाइड्रेट मिलता था, है ना। तो आलू ने इतनी ताकत दी इन्हें। तो आलू जो है अच्छी चीज है, कार्बोहाइड्रेट है, उसके अंदर स्टार्च है, उसको हम खाते हैं तो हमें शक्ति मिलती है। और उसकी वजह से ये लोग देखिए इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स को, इस लेडी के लगभग साइज का है ये पत्थर, देखो, और इसको कैसे काटा है, एकदम बिल्कुल कोई गैप नहीं है, कमाल की चीज है। एक और सभ्यता, अब हम
थोड़ा सा ईस्ट की चलते हैं, ईस्ट की तरफ चलते हैं। हमारे इंडिया से अगर हम और ईस्ट में जाएंगे तो बांग्लादेश, फिर बर्मा, फिर उसके बाद थाईलैंड, उसके बाद आ जाता है थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, है ना, चाइना के नीचे। ये हमारा इंडिया है, हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हमारा आ गया ये बांग्लादेश, इसके बाद बर्मा, इसके बाद ये थाईलैंड, थाईलैंड के बाद ये छोटा सा लाल जो दिख रहा है वो लाओस, और उसी के नीचे कंबोडिया, और ये पीला वाला वियतनाम। ठीक है, तो यहाँ की बात आ रही है, यहाँ पे आ गए हम। यहाँ पे ये जो देश है, यहाँ पे देखिए ये खेमुर एम्पायर था, इन्होंने भी एक वर्षावन के बीच में इतना बड़ा वो बनाया। और ये देखिए, ये हमारे आपको देख के लगता है कुछ हमारे देश से मिलता जुलता सा है। यहाँ पे हमारे देश का बड़ा इन्फ्लुएंस था। यहाँ पे हमारे देश के जो हमारा देश उस समय इतना समृद्ध था, देखिए कि वहां की संस्कृति में हमारे जैसा, हमारे यहाँ भी ऐसी डांस होता है ना, कथक करते हैं हम लोग, वैसा सा नहीं लग रहा बिल्कुल जैसे हमारे देश में है। क्योंकि ये लोग जो है हमारे देश के लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस थी, वहां पे बहुत प्रभाव पड़ा। क्यों प्रभाव पड़ा? क्योंकि हमारे देश में तमिलनाडु का एक राज्य था, तमिलनाडु से मैं आपको दिखाऊंगा एक स्लाइड आगे कि वो कैसे वहां से, देखिए ये हमारा तमिलनाडु है और ये साउथ का केरला, ये पूरा जो था ये चोला एम्पायर था। थोड़ा सा हिस्ट्री भी देख लेते हैं, बच्चों को समझना जरूरी है, हिस्ट्री भी सीख लीजिए। देखिए हमारा देश किसी जमाने में इतना बड़ा था कि यहाँ इतना समृद्ध था कि यहाँ से हमने पूरा लक्षद्वीप, अंडमान, लक्षद्वीप इधर है, अंडमान निकोबार, इधर पूरा थाईलैंड, मलेशिया, और ये इधर ये कंबोडिया यहाँ पे है, और यहाँ तक देखो जापान तक हमारा ट्रेड था, चाइना तक ट्रेड था हमारा किस जमाने में। जबकि ये आज से, ये देखिए ये 800 से लेके 1400 तक के बीच में इतना बड़ा हमारा एम्पायर, इतनी समृद्ध हमारी संस्कृति थी। और इसको हमने कितना इन्फ्लुएंस किया इन देशों को। देखिए ये बुद्धिस्ट टेम्पल है, असली में ये पहले बुद्धिस्ट टेम्पल नहीं था, ये हिंदू टेम्पल था, हिंदुओं का टेम्पल था। और संसार का सबसे बड़ा कोई रिलीजियस मॉन्यूमेंट यही है। मॉन्यूमेंट मतलब धार्मिक बिल्डिंग है, ये धर्म की कोई बिल्डिंग है तो सबसे बड़ी बिल्डिंग अंकोर वाट है। इसको पता ही नहीं था लोगों को, जंगल के बीच में था, किसी को नहीं पता था। एक फ्रेंच, अरे वो घूमने चला गया फ्रेंच आदमी, उसको मिला ये, तब उसने दुनिया को बताया, तब दुनिया को पता चला। देखिए ये जंगल के बीच में। और ये आपको मैंने दिखाया किस तरह से हमारे देश का जो राजा था राजेंद्र चोल, और इसके बाद राजा राज चोला, ये सब ने जाके इस पूरे एरिया को इन्होंने जीता। और हमारा देश, श्रीलंका भी हमारे देश में था उस टाइम। अब हम वापस आते हैं जंगल के ऊपर। हाँ, टाइम हमारा हो गया है, मैं जल्दी से आपको थोड़ा थोड़ा दिखाता हूँ। कोई बात नहीं, हम जल्दी नहीं भागेंगे, जल्दी भागने से हम बहुत चीज मिस कर देते हैं। तो हमें एक एक चीज को समझते हुए, उसको एंजॉय करते हुए आगे चलेंगे हम लोग, हैं। तो देखिए अब हम वार्षिक वर्षावन में आते हैं। तो वर्षावन की एक खासियत है, आप देख रहे हैं ये जो वर्षावन का जो लेफ्ट वाला जो पेड़ है वो वर्षावन का है, और जो इधर राइट कौन कर रही है वो वगैरह जो लिख रही है, हाँ जो राइट वाला है वो डेसिडियस जंगल या दूसरे जंगल का है। इसकी खाल में फर्क देख रहे हैं आप, ये कैसी खुरदरी है और ये बिल्कुल स्मूथ है। ये खुरदरी क्यों है? खुरदरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी है, तो ये पानी को कम अपने अंदर से निकालना चाहता है, पानी को रोकना चाहता है। तो इसलिए क्या करता है, अपने बाहर की खाल को खुरदरा बना दिया ताकि पानी अंदर ही रहे। पर ये चिकनी बिल्कुल खाल होती है यहाँ के पेड़ों की, बिल्कुल स्मूथ होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पानी की कोई कमी नहीं है, इसलिए इन्होंने अपने आप को ऐसा ढाल लिया है। देखो कुदरत ने पेड़ों को कैसे अपने आप ढालने के लिए शक्ति दी है कि जो पानी ज्यादा है वो कैसे रहेगा, जो कम है वो कैसे रहेगा। और इन्होंने एक काम और क्या किया है, देखिए यहाँ पे बारिश बहुत होती है, जंगल बहुत है, तो कैसे गिर जाएगा इतना बड़ा, और सूरज तक जाना है ऊपर, इतना कंपटीशन है लाइट के लिए, मैं ऊपर जाऊं कि मैं ऊपर जाऊं, सब ऊपर भाग रहे हैं, है ना। तो क्या किया इन्होंने, अपने आप को पहले मजबूत किया। तो हमें इससे सीखना चाहिए, अगर हमें ऊपर जाना है तो हमारा बेस मजबूत होना चाहिए, है ना। जैसे इस पेड़ से देखो, इस पेड़ ने क्या किया, अपनी मजबूत नीचे का फाउंडेशन कितना मजबूत किया, फैलाया उसने अपने आप को, और कितना फैलाया, वो आदमी से भी बड़ा बड़ा है। देखो एक एक उसकी लाइन, एक एक लाइन आदमी से भी बड़ी है, 30-30 फीट ऊंची है। अब जो पेड़ की फाउंडेशन इतनी मजबूत है वो ऊपर कितना जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और देखने की है, ये पेड़ जितना फैला हुआ है इसकी जड़ उतनी नीचे नहीं है, इनकी जड़ें नीचे नहीं जाती। इसके पीछे भी एक कारण है, वो मैं आपको जब जैसे जैसे हम आगे चलेंगे
आगे वाले सेशन इसके बनेंगे हमारे, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे चलेंगे। मैं आपको समझाऊंगा क्यों ये पेड़ ने जड़ नीचे नहीं भेजी, जड़ को ऐसे फैलाया है। आप भी सोचना, अगर आपको मिले तो मुझे बताना अगले सेशन में। खैर आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बताया कि ये देख रहा छोटू गैंग से बात। ये जो रेन फॉरेस्ट है, ये रेन फॉरेस्ट भी मैंने आपको बताया 3 तरीके के होते हैं, पर रेन फॉरेस्ट के अंदर भी अपनी 3 प्रकारियां हैं। जो रेन फॉरेस्ट है मैंने आपको बताया, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव भी रेन फॉरेस्ट है, और ये रेन फॉरेस्ट तो है ही है। तो ये जो रेन फॉरेस्ट है इसके अंदर भी 3 तरीके के हैं। एक है जो प्लेन मैदान में होता है, यहाँ पे सबसे बड़े बड़े पेड़ मिलते हैं, सबसे ऊंचे पेड़ मिलेंगे, ये प्लेन वाला मैदान है। इसको लो लैंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं, यानी प्लेन मैदान वाला वर्षावन, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है थोड़ा पहाड़ वाला, इसको बोलते हैं माउंटेन रेन फॉरेस्ट, इसको क्लाउड फॉरेस्ट भी बोलते हैं, बादलों वाला जंगल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कोई बता सकता है सोच के? खैर सब म्यूट हैं इसलिए मैं ही बता देता हूं। इसको क्लाउड फॉरेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बादल छाए रहते हैं, ये अपने अंदर से ही बादल बनाते हैं, अपने अंदर से स्टीम पानी को नीचे से निकाल के ऊपर हवा में छोड़ देते हैं, और जब ठंडा होता है तो वहां पे बादल बन जाते हैं। तो ये हमने देखा, एक तो प्लेन मैदान वाला हो गया, फिर हमने देखा एक पहाड़ वाला हो गया, और तीसरा हमने जो पहले आपको बताया मैंग्रोव वाला हो गया। अब हम थोड़ा सा इसमें रहने वाले जानवरों के बारे में देखेंगे। है तो बहुत सारे, पर हम सिर्फ 5-6 देखेंगे। आज हम जो है वर्ल्ड ऐसे चल रहे हैं हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं। हम पहले साउथ अमेरिका वाला देखेंगे, फिर अफ्रीका वाला देखेंगे, फिर एशिया वाला देखेंगे, और अगली बार जब हम चलेंगे तो हम वर्टिकल चलेंगे, ऊपर से नीचे, ठीक है। आज हम चल रहे हैं राइट से लेफ्ट को, लेफ्ट से राइट को। तो सबसे पहले इस जंगल में ये सबसे छोटी जाति का क्रोकोडाइल मिलता है, और इसने एक बड़ी समझदारी की साइंटिस्ट एक नई चीज ढूंढी है इस क्रोकोडाइल के बारे में, जो कि बड़ी मजेदार बात है। इसने क्या किया है, मछली पकड़ने का नया तरीका ढूंढा है। मैं आपको दिखाता हूं कि मछली पकड़ने का नया तरीका क्या ढूंढा है। ये जब पानी कम हो जाता है तो क्या करता है, आप देखिए। तो हमने देखा कि ये कैसे पानी के अंदर, जब पानी कम हो जाता है तो पानी के अंदर जोर जोर से कूदना शुरू हो जाते हैं। वैसे ही अलग अलग रहते हैं, और जब खाने की कमी होती है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, पानी में कूदना शुरू करते हैं। तो मछली डर के ऊपर कूदती है, जब ऊपर कूदती है तो ये फटाफट खा लेते हैं, है ना। तो कितनी समझदारी की इसने काम करी है। तो ये भी वहां मिलता है। और दूसरा एक जानवर है, इसको बोलते हैं लेपर्ड। लेपर्ड नहीं है, ये जैगुआर है। लेपर्ड और जैगुआर में फर्क है ना। ये हमारे देश में नहीं होता, ये जैगुआर है, ये वर्षा वन के अंदर मिलता है, और खासकर अमेजन जंगल के अंदर मिलता है। और इसकी बाइट फोर्स यानी काटने की शक्ति बहुत ज्यादा है, 160 किलो तक होता है ये, और पेड़ पे भी चढ़ जाता है, सब जगह बहुत चालाक है। इसका एक मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे इसने एक बड़े क्रोकोडाइल को भी मार के खा लिया। देखिए कैसे, हाँ देखते हैं। Here in the Pantanal wetlands of Brazil, even feared predators can't prey from the riverbank. This jaguar silently swims towards a caiman basking in the sun. Exploding from the river
river with ferocious speed. The jaguar ambushes the 8-foot reptile before it has सब time कुछ to... दिखाई नहीं दे रहा। In a clinical kill, the cat... तो आपने देखा कि कितना शक्तिशाली है और कैसे इतने बड़े क्रोकोडाइल को भी ये पकड़ के एक बार पानी में भी तैर लेता है। बहुत तेज है, बहुत पानी में रहने का आदी है, क्योंकि वर्षा वन में बारिश और पानी है, तो ये वहां रहने के लिए बड़ा आदी है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक जानवर को देखते हैं, ये सब संसार की सबसे बड़ी स्पाइडर है। आपने इस मकड़ी देखी होगी अपने घर में छोटी मोटी, पर ये इतनी बड़ी है, इसकी एक एक टांग जो है वो लगभग 1 फुट की है, बहुत बड़ी है ना। संसार की सबसे बड़ी मकड़ी है ये। जाला नहीं बिनती, जमीन पे रहती है और जैसे शेर शिकार करता है ना, हाथ लगा के बैठेगा छुप के और कोई आएगा तो उसको पकड़ के खा लेगा, ऐसे शिकार करती है ये है। और ये वर्षा वनों में होती है। हमारे को अगर ये काट ले तो हम मरेंगे नहीं, दर्द जरूर होगा पर हम मरेंगे नहीं। तो आगे चलते हैं। तो आपने देखा ये गोलियत स्पाइडर है, गोलियत स्पाइडर सबसे बड़ी। इसको बर्ड ईटर बोला, चिड़िया खाने वाली या चूहा खाने वाली भी बोलते हैं इसको। बर्ड को भी मार सकती है, बड़ी चिड़िया को मार के खा लेती है, इतनी इसमें ताकत है। और यहाँ का एक ये देखिए, हमारे देश में गीत कैसे होते हैं, किंग वल्चर, कितना खूबसूरत है ना, कितना रंग बिरंगा है। अब यहाँ पे एक शब्द यूज हो रहा है, न्यू वर्ल्ड। ये न्यू वर्ल्ड क्या है, ओल्ड वर्ल्ड क्या है, इसको थोड़ा सीखना। ओल्ड वर्ल्ड है तो अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को न्यू वर्ल्ड बोला जाता है, क्योंकि ये जब तक कोलंबस ने इस दुनिया का पता ही नहीं था, तो इसको हम मानते हैं नई दुनिया। और जो हमारी दुनिया है, इंग्लैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, पूरा एशिया, यूरोप, ये है हमारा ओल्ड वर्ल्ड। तो न्यू वर्ल्ड में 2 कॉन्टिनेंट हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो ये न्यू वर्ल्ड का है और ये वहां पे रहने वाला सबसे बड़ा गिद्ध है। इसको किंग वल्चर बोलते हैं। 6 से 7 फीट अगर ये ऐसे पंख करेगा तो 6 से 7 फीट तक इसकी विंग स्पैन है। ये भी वहां मिलता है। ये देखिए यहाँ पे ये चश्मे वाला उल्लू है, चश्मा पहना हुआ है, ये ऐसा लगता है जैसे चश्मा पहना हुआ है। तो ये सिर्फ इन्हीं वर्षा वनों में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। और देखिए अब एक बात आती है कि इन वर्षा वनों में क्योंकि इतने घने हैं, तो हम एक जानवर एक दूसरे से कैसे बात करेगा, क्योंकि आवाज ही नहीं जा पाएगी दूर। तो इसमें एक खासियत इन जानवरों में डेवलप हुई है कि ये कुदरत ने इनको ऐसा गुण दे दिया कि इनकी आवाज बहुत तेज है। ये अपनी आवाज बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं। जैसे अगर आप तोते देखेंगे ना, इस जंगल के तोते बहुत शोर मचाते हैं, उनकी आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती है। हमारे यहाँ के तोते छोटे जो है, उनकी आवाज के सामने उनकी आवाज कुछ भी नहीं है। आपको सुनाऊंगा मैं उनकी आवाज आगे। अब यहाँ पे एक बंदर है, इसको बोला जाए, ये भी न्यू वर्ल्ड मंकी है। ये भी न्यू वर्ल्ड का है। मैंने आपको बताया न्यू वर्ल्ड क्या होता है। ये ओल्ड वर्ल्ड में नहीं मिलता और ये इतना तेज बोलता है कि आवाज इसकी 3 मील तक सुनाई देती है। 3 मील, 1 मील में करीब 1.5 किलोमीटर होता है, 1.6 होता है। और ये करीब 3 मील, तो लगा लीजिए कितनी दूर तक इसकी आवाज जाएगी है। अब आप देखिए इसका एक वीडियो, इसकी आवाज सुनाता हूं मैं आपको, आवाज सुनिए इसकी कैसे बोलता है ये। कितनी जोर से बोलता है। इसको हाउलर मंकी बोलते हैं, शोर मचाने वाला बंदर है। शेर की तरह गरज रहा है ना, इसकी आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती है। और जैसी लेपर्ड को, जगुआर या कोई दिखाई देता है, इसको एकदम से शोर मचा के सबको अलर्ट कर देता है। और यहाँ पे देखिए ट्री फ्रॉग, रेड आई ट्री फ्रॉग, लाल आंख वाला मेंढक, पेड़ों पे रहने वाला, ये वहां पे मिलता है। कितना खूबसूरत रंग है इसका। और यहाँ पे एक बड़ी गजब की चीज रहती है, देखिए दुनिया का सबसे भारी सांप, विभूति को डर लग रहा है। संसार का सबसे भारी सांप 200 किलो तक होता है ना, और बहुत बड़ा होता है। पर ये सबसे लंबा सांप नहीं है। अगली बार आप मुझे बताएंगे सबसे लंबा सांप कौन सा होता है। ये सबसे लंबा नहीं है, सबसे भारी और सबसे जानदार सांप जरूर है। और ये रात को शिकार करता है, पानी के अंदर रह सकता है,
और पानी के अंदर ही ज्यादातर रहता है। आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, आखिरी वीडियो होगा शायद आज का, जिसमें ये कैसे शिकार करता है पानी के अंदर। देखिए। This intimidating reptile is the heaviest snake in the world and one of the largest. At 30 feet, the anaconda can grow to be nearly the length of a school bus. When most people say anaconda, they're referring to the largest of the 4 species of anacondas, the green anaconda. At up to 550 pounds, that's some serious heft. But these massive snakes have another lesser-known characteristic. They thrive in water. In fact, the name of the anaconda's genus is Eunectes, meaning good swimmer. Eyes and nostrils positioned on top of their heads allow the snakes to remain almost completely submerged as they wait to ambush prey. Anacondas aren't venomous snakes. They are constrictors. In seconds, anacondas wrap around their prey, constricting tighter and tighter until the blood supply is cut off. Like other constrictors, anacondas sense when their prey's heart has stopped, and only then release their grip and begin to eat their meal whole. Anacondas swallow their prey whole with the help of both stretchy ligaments and mobile joints in their mouths. In the middle of the anaconda's upper jaw are तो आपने देखा इस एनाकोंडा के बारे में। इसके बारे में इंग्लिश में था, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो है पानी के अंदर रहने वाला सांप है। जहर नहीं होता इसके अंदर, पानी के अंदर रहता है और अपने शिकार को कॉन्ट्रैक्ट करके, कंस्ट्रिक्टर्स बोलते हैं इनको, ये अपने चंगुल में लपेट के मार देते हैं। और इनके अंदर सेंस है, जब तक उसको पकड़ा है जिसको, उसकी दिल की धड़कन इनको पता चलती रहती है अपनी बॉडी से, इसका दिल अभी धड़क रहा है, ये सांस ले रहा है। जब तक वो सांस लेता रहेगा या दिल धड़कता रहेगा, ये अपने आप को और टाइट करता रहेगा। एनाकोंडा का जो मतलब है, जो नाम दिया गया है, ये स्पेनिश लैंग्वेज में या पोर्चुगीज लैंग्वेज में इसका मतलब बनता है भैंस को मारने वाला, बैल को मारने वाला। यानी इसमें इतनी जान है। ये जो हमने जैगुआर देखा था ना, उसको भी मार देता है ये, अगर उसके हाथ में आ गया तो। ये बहुत शक्तिशाली जानवर है, पूरा मसल्स से भरा हुआ है। और ये इसके अंदर एक खासियत क्या है कि ये जितने भी सांप हैं, जब बड़ी चीज को खाते हैं ना, तो इनके सांस कैसे लेंगे? तो इन्होंने एक अपने आप एक सांस की एक ट्यूब बनाई हुई है, जो कि मुंह से बाहर निकाल लेते हैं। मुंह से बाहर आ जाती है और वहां से सांस लेते रहते हैं, और वो पूरे मुंह में वो जो जानवर है उसको पूरा निगल लेते हैं, फिर वो पाइप को भी अंदर ले लेते हैं। तो ये हमारा एनाकोंडा है जो उस जंगल में मिलता है। ये तापीर है, ये भी एक से देखिए कैसा अजीब सा जानवर है, ये उस जंगल में मिलता है। आधा एंटीटर आधा पिग है, ये एशिया में भी मिलता है। क्या देखा, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि वर्षावन क्या होता है, वर्षावन क्यों जरूरी है, वर्षावन से हमें क्या क्या मिलता है, वर्षावन कितने तरीके के होते हैं, और वर्षावन में भी मैंग्रोव्स का क्या काम है, कैसे कैसे मैंग्रोव्स काम करता है। और अगली बार हम जो देखेंगे, कुछ जानवरों के बारे में और देखेंगे जो कि हमारे एशियन अफ्रीका में है और एशिया में होते हैं। फिर हम चलेंगे और ये वर्षावन को हम कितने लेयर्स में बांटते हैं उसके बारे में देखेंगे, कि फिर और भी और जो जानकारियां हैं वो अगली बार हम देखेंगे। तो हम इसमें जल्दबाजी से नहीं भागेंगे कि मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप समझें, क्योंकि ये हो सकता है जिस स्पीड से हम इसको काट रहे हैं ये जानवर ना मिले हमें दोबारा, जिस तरह से हम इन्हें नाश कर रहे हैं। तो आपको समझना जरूरी है कि इसमें क्या क्या रहता है इस जंगल में अंदर, कितने सुंदर है ये, कितने इंपॉर्टेंट है ये, इनको बचाना कितना जरूरी है, ये समझने के लिए हमें एक एक चीज को समझना जरूरी है। तो मैं आशा करता हूं आपको मजा आया होगा। अगली बार तो हम इसको यहाँ से आगे और देखेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें।